नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला रहेगा चर्चित अभियान और दूसरा रहेगा महत्वपूर्ण रिपोर्ट और सूचकांक। तो इन दोनों टॉपिक को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल में डला हुआ प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले निवेश दर अर्थात इन्वेस्टमेंट राउंड 2024 यह एक अभियान चलाया गया है। इसका प्रारंभ विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रारंभ किया गया है। वैश्विक स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण चुनौती का समाधान करने के लिए WHO द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो वैश्विक स्वास्थ्य की चुनौती के समाधान के लिए यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। यह आगामी 4 वर्षों तक चलेगा, 2025 से 2028 तक के। विस्थापन, बीमारी, गरीबी, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न स्वास्थ्य चुनौतियों को निपटने हेतु सदस्य देशों की मदद से आवश्यक धन जुटाया जाएगा। ठीक, तो ये विस्थापन, बीमारी, गरीबी, जलवायु परिवर्तन, इन सब समस्याओं को समाधान करने के लिए इसके लिए सभी सदस्य देशों से धन जुटा करके जहां जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए WHO द्वारा यह अभियान प्रारंभ किया गया है। WHO इस कार्यक्रम से प्राप्त धनराशि की सहायता से 40 मिलियन लोगों को जान बचाएंगे। तो देखिए, 40 मिलियन लोगों की जान बचाएगा यहाँ जो निवेश में पैसे मिलने वाले हैं उससे। ठीक, तो ये हो गया निवेश दर 2024 WHO द्वारा प्रारंभ किया गया है, इतना याद रखना है। और इसका उद्देश्य आपको पता ही है कि WHO द्वारा अर्थात वैश्विक स्वास्थ्य में जो चुनौती आ रही है उसके समाधान के लिए। अगला देखिए, मैत्री का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक इसका फुल फॉर्म है। तो देखिए, भारत वर्ष 2025 में प्रथम मैत्री कार्यशाला की मेजबानी करेगा। तो पहली बार भारत इसका मेजबानी कर रहा है मैत्री कार्यशाला का। यह क्वाड संगठन द्वारा हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र इंडो पैसिफिक क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु नई समुद्री पटल मैत्री प्रारंभ किया गया है। तो क्वाड देशों द्वारा, क्वाड में कौन कौन से शामिल है पहले याद रखेंगे, 4 देश शामिल हैं, 4 देश क्वाड बनाते हैं। तो जिसमें एक भारत हो गया, भारत, ऊपर में USA शामिल है, और यहाँ से जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो ये 4 देश क्वाड बनाए गए हैं। 4 देशों का संगठन है क्वाड, जो हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया है। तो उनके द्वारा मैत्री समुद्री प्रशिक्षण वाला एक कार्यक्रम है, जिसकी मेजबानी इस वर्ष भारत द्वारा किया गया है, मतलब 2025 में किया जाएगा। मैत्री के तहत जल क्षेत्र की निगरानी, सुरक्षा के अलावा गैर कानूनी व्यवहार को रोकने का भी प्रयास किया जाएगा। ठीक, तो यह जल क्षेत्र में निगरानी करेगा, जल क्षेत्र की निगरानी के साथ सुरक्षा, उसके लिए गैर कानूनी जो भी वहां किए जाते हैं कार्य, उन सबको रोकने का प्रयास किया जाएगा इस मैत्री संगठन द्वारा। चलिए, मिशन मौसम। तो मिशन मौसम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 11 सितंबर 2024 में इस मिशन को स्वीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? विपरीत मौसम की घटनाओं, आपदा व जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की भविष्यवाणी व सुरक्षा हेतु भारत की क्षमता में वृद्धि करना। तो मिशन मौसम प्रारंभ किया गया है। इसका क्रियान्वयन किनके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत इस मिशन की जिम्मेदारी 3 संस्थाओं को दिया गया है। कौन कौन से 3 संस्थाएं देख सकते हैं? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, और दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, और तीसरा है राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान। इन 3 संस्थाओं को इसका दायित्व दिया गया है इसका मिशन को पूरा करने के लिए, मिशन मौसम को। तो देखिए, यहाँ एक पोस्टर भी दिया गया है, आप इस पोस्टर को भी पढ़ सकते हैं। मिशन मौसम 11/9/24 अर्थात 11 सितंबर 2024 को इसे जारी किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा। मंत्रिमंडल में 2 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अधिक मौसम अनुकूल जलवायु समर्थित भारत बनाने के लिए इस मिशन को मंजूरी दी गई है। तो देखिए, इसका बजट 2 करोड़ रुपए, 2 वर्ष के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए जारी किया गया है। इसमें क्या क्या लाभ होगा? देखिए, भारत के मौसम और जलवायु से संबंधित विज्ञान अनुसंधान और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक बहुआयामी परिवर्तन पहल है। ये खराब मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन में प्रभावी से निपटने के लिए नागरिकों को अंतिम छोर तक उपयोगकर्ता सहित हितग्राहियों को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने में मदद करेगी। मिशन का ध्यान समय और स्थानीय पैमाने पर अत्यधिक सटीक और समय पर मौसम और जलवायु जानकारी प्रदान करने के लिए अवलोकन और समझ सुधार करना है। मिशन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की 3 संस्था है। भारत मौसम विज्ञान, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्था, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र। तो इन 3 संस्थाओं का नाम आपको याद रखना है, मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान और भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। इन तीनों संस्था द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा मिशन मौसम का।
चलिए अगला है प्रोजेक्ट नमन। तो देखिए प्रोजेक्ट नमन जो है 30 अगस्त 2024 को, यह किस पे केंद्रित है? भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवारों की सहायता पर केंद्रित है। तो इसका शुभारंभ किया गया था 30 अगस्त 2024 में। इसमें क्या किया जाएगा? इसकी सहायता से रक्षा पेंशन भुगतियों के लिए पेंशन प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जाए। तो भूतपूर्व जो सैनिक है उनका जो पेंशन है उन्हें आसानी से मिल जाए, इसके लिए जो है यह प्रोजेक्ट लाया गया है, प्रोजेक्ट नमन। इस प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में 14 कॉमन सर्विस सेंटर, तो कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे, CSC सेंटर। इनके माध्यम से जो रक्षा अर्थात जो भूतपूर्व सैनिक है उन्हें जो है पेंशन आसानी से मिल जाए, इसके लिए जो है यह प्रोजेक्ट नमन कार्य करेगा। चलिए अगला है देखिए तरंग शक्ति। तो तरंग शक्ति अभियान जो है यह भारत का प्रथम बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है। तरंग शक्ति जो है बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है। तो देखिए वायु अभ्यास में यह पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है। तो बहुत सारे देशों के साथ मिलकर जो है भारत द्वारा यह पहली बार किया गया है वायु अभ्यास, याद रखेंगे ना। वैश्विक स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे 10 देश अपने आधुनिक विमान के साथ भाग लेंगे इसमें। अन्य 18 देश इस वायु अभ्यास में पर्यवेक्षक के रूप में दर्ज में शामिल होंगे। तरंग शक्ति का आयोजन 2 चरणों में होगा। तो 2 चरणों में प्रथम चरण में क्या होगा? आयोजन जो है 6 से 14 अगस्त 2024 को होगा। आयोजन का स्थल सुजार, तमिलनाडु के सुजार में होगा पहले चरण में 6 से 14 अगस्त को, और दूसरे चरण में राजस्थान के जोधपुर में हुआ है 29 से 14 सितंबर 2024 तक। 29 अगस्त से लेकर 14 सितंबर 2024 तक के, ठीक। तो ये जो है तरंग शक्ति है, इसमें याद रखेंगे आप 10 से अधिक देश जो है शामिल होंगे इसमें, और जो है 18 देश इसमें पर्यवेक्षक के रूप में भी शामिल होंगे, ठीक। तो यह भारत का पहली बार जो है हुआ है बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास, जिसका नाम क्या है? तरंग शक्ति। अगला देखिए क्रूज भारत मिशन। तो ये बहुत चर्चे रहा है इस वर्ष, क्रूज भारत मिशन। इसका शुभारंभ 30 सितंबर 2024 को किया गया। स्थल है मुंबई बंदरगाह में। इसका संचालन 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक के किया जाएगा। 2024 से 2029 तक के। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2029 तक क्रूज यात्रियों की संख्या में वृद्धि कर जल पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है। इस मिशन का शुभारंभ केंद्रीय पतन, पौध परिवहन व जलवायु मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्रूज शिप एक्सप्रेस पर सवार होकर किया था। तो जो जल मंत्री हैं, केंद्रीय जल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा जो है इस क्रूज शिप पर जो है सवार होकर इनके द्वारा ही इसका शुभारंभ किया गया है। यह मिशन 3 चरणों में लागू होगा, ठीक। 3 चरणों में चलने वाला है मिशन, कितने? 2024 से लेकर 2029 तक के। इसका मुख्य कारण क्या है? कुछ यात्रियों की संख्या में वृद्धि करना है, क्योंकि जल पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से है। चलिए अगला देखिए श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति 2.0 है ये। तो श्वेत क्रांति 2.0 इसका शुभारंभ 29 सितंबर 2024 को वित्त पोषण राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किया गया है। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा इसे वित्त प्रदान किया जाएगा। इसका लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समिति द्वारा दूध की खरीदी में 50% वृद्धि करना, ठीक। तो 5 वर्षों में जो है दूध की खरीदी में 50% वृद्धि करने के लक्ष्य से श्वेत क्रांति 2.0। तो श्वेत क्रांति का संबंध आप जा रहे हैं दुग्ध उत्पादन से होता है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है दुग्ध उत्पादन से होता है। इसका उद्देश्य देखिए महिला सशक्तिकरण व ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार अवसर बढ़ाना और दूध की खपत को बढ़ाकर कुपोषण कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसमें क्या क्या घटक शामिल होंगे आप देख सकते हैं। महिला किसान को सशक्त बनाना, स्थानीय दूध उत्पादन में वृद्धि, डेयरी संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना, ये सभी इसके प्रमुख घटक होंगे श्वेत क्रांति 2.0 के, ठीक। चलिए जल संचय जन भागीदारी पहल। तो यह 6 सितंबर 2024 को प्रारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। 6 सितंबर 2024। स्थल रहेगा सूरत, गुजरात के सूरत से। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी व स्वामित्व पर बल देते हुए जल संरक्षण करना। तो जल संचय जन भागीदारी, इसके नाम से पता चल रहा है लोगों की भागीदारी के साथ जल का संरक्षण करना। समग्र समाज व समग्र सरकार के दृष्टिकोण से यह अभियान केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय व गुजरात शासन के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। तो देखिए गुजरात शासन और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय दोनों शामिल है। वह संपूर्ण गुजरात में सामुदायिक भागीदारी से वर्षा जल संचय हेतु संरचना का निर्माण किया जा रहा है। तो यह जो है वर्षा के जल को संचय करने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा यह योजना। चलिए अब अगला है भारत का सुरक्षा अभियान। यह है ऑपरेशन इंद्रावती। भारत का सुरक्षा अभियान ऑपरेशन इंद्रावती। तो ऑपरेशन इंद्रावती किससे संबंधित है देखिए। तो इसका शुभारंभ 31 मार्च 2024 को। संबंध है हैती, जिसकी राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस। हैती जिसका राजधानी पोर्ट, तो हैती देश है उसके। हैती उत्तर अमेरिकी महाद्वीप से संलग्न कैरेबियन सागर में स्थित एक देश है। हैती उत्तरी अमेरिका में। इस देश में हथियारबंद समूह गैंग है। इस हथियारबंद समूह द्वारा व्यापक हिंसा के माध्यम से देश की राजधानी व प्रमुख संस्थान में अधिकार कर लिया है।
तो ऑपरेशन इंद्रवती के माध्यम से क्या किया जा रहा है? भारत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हैती में फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित निकालने हेतु इंद्रावती अभियान को मंजूरी दी है। तो यह इंद्रावती अभियान या ऑपरेशन इंद्रावती जो है हैती में फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित निकाल के जो है भारत लाने के लिए जो है यह ऑपरेशन चलाया गया है भारत सरकार द्वारा। इस अभियान के तहत भारतीयों को हैती से निकालकर डोमिनियन गणराज्य में सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। ठीक, तो यहाँ से निकाल के डोमिनियन गणराज्य में भेजा गया है भारतीयों को। तो हैती में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है। तो देखिए ऐसे ही ऑपरेशन जो है और भी बहुत सारे चर्चे में रहे हैं। कौन कौन से हैं? जो 2023 और 2024 के हुए हैं। वैश्विक सुरक्षा और राहत अभियान जो भारतीय नागरिकों के लिए चलाया गया है। देखिए एक था ऑपरेशन अजय, यह हमास इजराइल युद्ध के दौरान वहां फंसे हुए भारतीयों को वहां से निकालने के लिए हमास और इजराइल से भारत सरकार द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन अजय, हमास इजराइल युद्ध के दौरान। वही ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान में गृह युद्ध चल रहा था उस दौरान चलाया गया था, तो सूडान से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन और रूस युद्ध के दौरान चलाया गया था, यूक्रेन में फंसे हुए जो है भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवशक्ति या अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण पश्चात भारतीय नागरिकों को सुरक्षा हेतु चलाया गया था। तो अफगानिस्तान और तालिबान का जो युद्ध चल रहा था, कहाँ? अफगानिस्तान में जो फंसे हुए भारतीय थे उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन देवशक्ति। और ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया में भूकंप ग्रस्त क्षेत्र में भारत सरकार का राहत अभियान था। तो यह राहत सरकार है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उससे भारत सरकार राहत के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। देखिए अजय हमास इजराइल के लिए था, कावेरी सूडान के लिए, और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हुए, और देवशक्ति अफगानिस्तान में। ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की सीरिया से भूकंप ग्रस्त के लिए राहत अभियान था। और ऑपरेशन इंद्रावती जो अभी चलाया जा रहा है गया है वह है हैती। हैती यह कहाँ है? हैती यह कौन से महाद्वीप में आता है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है हैती। ठीक, चलिए अब अगला देखिए, स्वच्छ ही सेवा अभियान 2024 मनाया जाएगा। तो स्वच्छ ही सेवा अभियान 2024 मनाया गया है इस वर्ष। तो संदर्भ स्वच्छ अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने के लिए तो 2014 में यह चालू किया गया था स्वच्छ भारत अभियान। इसका जो है 10 वर्ष पूर्ण होने के लिए यह जो है मनाया गया है 2024 में स्वच्छ ही सेवा अभियान। इसका मुख्य विषय है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। इस वर्ष स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ है। यह मिशन 2 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया था। इस अभियान में श्रमदान और सामूहिक कार्यवाही के माध्यम से पर्यटन स्थल, सार्वजनिक भवन, वाणिज्यिक क्षेत्र, सामुदायिक शौचालय, जल निकाय, चिड़ियाघर, अभ्यारण्यों, विभिन्न क्षेत्रों में बृहद सफाई अभियान शामिल किया गया है। तो इस अभियान के तहत जो है स्वच्छ ही सेवा अभियान ये सभी सफाई कार्यक्रम किए गए हैं। सार्वजनिक भवन हो गए, वाणिज्य क्षेत्र हो जाए, सामुदायिक शौचालय हो जाए, जल निकास, चिड़ियाघर, अभ्यारण्य, इन सभी स्थलों में जो है बृहद तौर पर जो है सफाई अभियान देखने को मिला है। चलिए अगला देखिए, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। तो यह जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा शुभारंभ किया गया है 24 जनवरी 2024। तो 24 जनवरी का दिन आपको याद होगा, इसी दिन जो है संविधान जो है भारत के जो है राष्ट्रपति का पद हो गया, राष्ट्रीय गान हो गया, राष्ट्रीय गीत हो गया, इन सब को जो है अपनाया गया था। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को भी 24 जनवरी 1950 को। ठीक, तो उसी के उस दिवस में हमारा संविधान हमारा सम्मान यह अभियान चलाया गया है इसी दिन। तो इसमें क्या किया गया देखिए, भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में यह अभियान कानून और न्याय मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधीन में वर्ष भर चलेगा। तो पूरे साल भर चलने वाला है यह अभियान। इस अभियान का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना तथा राष्ट्र को बांधने वाले साझा मूल्यों का उत्सव मनाया जाएगा। इस अभियान के दौरान सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत, नव संकल्प, विधि जागृति अभियान कवर किया जाएगा होने वाला प्रमुख विषय रहेगा। ठीक, तो इसमें कौन कौन से प्रमुख है? सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत, नव संकल्प, विधि जागृति अभियान, ये सभी जो है महत्वपूर्ण अभियान रहेंगे हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के दौरान। अगला है जनजाति गृह प्रवास। 18 सितंबर 2024 को इसको मंजूरी दिया गया है जनजाति गृह प्रवास का पर्यटन मंत्रालय द्वारा। ठीक, यह प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की एक नई योजना है। इस अभियान का उद्देश्य जनजाति क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता का दोहन करना और समुदाय का वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इसके तहत पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 1000 गृह प्रवासों को बढ़ावा दिया जाएगा। जिन गांवों में पर्यटन की संभावना है वहां जनजाति परिवारों तथा गांवों को एक गांव में 5 से 10 गृह प्रवासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता
उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये क्या है, जनजाति ग्रामों में जो है पर्यटन के लिए विकसित करना है। तो कुछ कुछ जनजाति गांवों को जो पर्यटन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन गांवों को जो है पर्यटन के तौर पर विकसित करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, जनजाति गृह प्रवास अभियान। इसके तहत जो है जो भी गांव पर्यटन के लिए है उसे स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा और ऐसे 1000 गांवों को जो है शामिल करने की योजना चलाया जाएगा। इसमें 1000 गांवों को सिलेक्ट करके वहां पर्यटन इसके लिए स्थापित किया जाएगा और वहां के जो निवासी हैं उन्हें जो है 5 से 10 गृह प्रवास के लिए निर्माण के लिए उन्हें वित्तीय सहायता भी दिया जाएगा, ताकि वहां आने वाले यात्री जहाँ निवास कर सके और पर्यटन का लाभ उठा सके। ठीक, तो यह योजना जनजातियों को आर्थिक वृद्धि देने के लिए चलाया जा रहा है। चलिए अब अगला देखिए, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। तो इसे हम छत्तीसगढ़ में भी पढ़े हैं, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में। देखिए यह नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही प्रारंभ किया गया था, इसे हम पहले भी अच्छे से डिटेल से पढ़ चुके हैं। शुभारंभ 5 जून 2024 को। उद्देश्य भारत के हरित आवरण में वृद्धि करना। इसका लक्ष्य रखा गया 30 सितंबर 2024 से तक के 800 मिलियन पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी सफलता देखिए, उपरोक्त लक्ष्य 25 सितंबर 2024 से प्राप्त कर लिया गया है। तो 25 सितंबर 2024 को यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। कितना? 80 मिलियन पौधे लगाने का। यह अभियान केंद्रीय पर्यावरण व वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य सरकार के साझा प्रयास के अभियान पर्यावरण दिवस के रूप में शुरू किया गया है। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार भी इसमें शामिल है। इस अभियान की रणनीति संपूर्ण सरकार व समाज के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माताओं को श्रद्धांजलि रूप एक पेड़ लगाने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। तो इसीलिए जो है एक पेड़ माँ के नाम से रखा गया है। और देखिए यह पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, चर्चित अभियान। अब इसके बाद दिया है चर्चित रिपोर्ट। तो इस वर्ष के जो प्रमुख रिपोर्ट है उन सभी रिपोर्ट को देखेंगे, उसमें भारत की स्थिति क्या रहा है उन सबको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अर्थात वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो 2024 का बहुआयामी गरीबी सूचकांक में वैश्विक स्तर पर जो जारी किया जाने वाला रिपोर्ट है। तो सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट कब और किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो रिपोर्ट अक्टूबर 2024 में जारी किया गया है। संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम अर्थात यूएनडीपी एवं ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव अर्थात ओपीएचआई, ये संगठन दो संगठन है, यूएनडीपी और ये ओपीएचआई, इनके संयुक्त रूप से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आंकड़े जारी किए जाते हैं। इस रिपोर्ट में विश्व के 112 देशों में चरम गरीबी की स्थिति का मापन किया गया है। तो टोटल जो है लगभग 200 देश हैं, उनमें से जो है 112 देशों में चरम गरीबी को दर्शाया गया है। तो देखिए विश्व में गरीबी बहुआयामी गरीबी का आकलन 1.1 बिलियन 110 करोड़ है गंभीर क्षेत्र में ना। देखिए गंभीर वाली कैटेगरी में विश्व में गंभीर बहुआयामी गरीबी में 1.1 बिलियन अर्थात 110 करोड़ लोग आते हैं। सर्वाधिक गरीबी वाले देशों का क्रम देखें तो सबसे पहले नंबर में भारत देश है। सर्वाधिक गरीबी वाले देशों में भारत सर्वाधिक अर्थात जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या भी भारत में सबसे ज्यादा है, तो यहाँ बहुआयामी गरीबी भी सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा गरीबी वाले में भारत सबसे ज्यादा, तो 23.4 करोड़ जनसंख्या जो है यहाँ सर्वाधिक गरीब वाले क्षेत्र में आते हैं। दूसरा देखिए पाकिस्तान में और तीसरा इथोपिया। ठीक, तो ये 3 हैं, भारत, पाकिस्तान और इथोपिया सर्वाधिक गरीब वाले देश में। और आगे देखिए यहाँ दिया गया जो फैक्ट है उन्हें देख लेते हैं। 1.1 बिलियन गरीब लोगों में से आधे से अधिक अर्थात 584 मिलियन 18 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे शामिल है। तो 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो शामिल है आधे से अधिक में। विश्व में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग शहरी क्षेत्र की तुलना में ज्यादा गरीब हैं, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी दर जो है ज्यादा है शहरी क्षेत्र की तुलना में। वैश्विक ग्रामीण आबादी के 28%, ग्रामीण आबादी का 28% गरीब है और शहरी आबादी का 6.6%। तो ये अंतर देखने को मिल रहा है ग्रामीण आबादी के गरीबी और शहरी आबादी की गरीबी में। अब यहाँ देखिए हमारे भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा भी जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है भारत और अन्य राज्य, भारत और उसके जो सभी राज्य हैं उनके रिस्पेक्ट में। तो देखिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, जो भारत में जारी किया जाता है वह। इस रिपोर्ट का प्रकाशन 16 जनवरी 2024 को। इसका शीर्षक क्या था? भारत में 2005-6 में बहुआयामी गरीबी। 2005-6 में बहुत ज्यादा गरीबी था, तो उसी को भारत में 2005-6 में बहुआयामी गरीबी रखा गया है। इसके मुख्य आंकड़े देखें तो रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 से 2022-23 तक के 2013-14 से 22-23 तक के कुल 9 वर्षों के दौरान बहुआयामी गरीबी से बाहर होने वाले लोगों की संख्या 24.82 करोड़ है। तो अभी तक के 9 वर्षों में जो है, पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ जो है बहुआयामी गरीबी से बाहर हो चुके हैं। 2013-14 में बहुआयामी गरीबी 29.17% था और अभी 2023-24 की रिपोर्ट देखें तो यह जो है 11.28% है।
ठीक, तो अभी कितना है पूछा जाए तो इसी डाटा को याद रखना है। बहुआयामी गरीबी जो है भारत में 11.28% है। और 2013-14 और 2022-23 से कितने प्रतिशत कमी आई है उसे देखें तो देख सकते हैं यहाँ जो अंतर है 17.89% की कमी आई है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे डाटा पूछे जाते हैं जिसमें सुधार हुआ रहता है। तो यहाँ भी सुधार देखने को मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो आप लोगों को यहाँ 3 डेटा याद रखना है। सबसे पहले क्या है, भारत में जितने गरीबी 9 वर्षों में कितने जो है बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए हैं, तो ये जनसंख्या है 24.82 करोड़। और अगर देखें 2022-23 में जो है बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत 11.28 है। और 2013-14 की तुलना में अभी इस वर्ष का देखें 22-23 की प्रतिशत में कमी तो 17.89% की कमी आई है। ठीक, और वही जो है राज्यों की बात करें, कौन से राज्य गरीबों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट अर्थात सुधार करने वाला है, अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य का क्रम कौन सा है, तो सबसे ज्यादा गिरावट उत्तर प्रदेश में, अर्थात इनके द्वारा जो है ज्यादा अच्छे सुधार किए गए हैं गरीबी में। तो उसमें है उत्तर प्रदेश पहले स्थान में, दूसरे स्थान में बिहार और तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। ठीक, यहाँ गरीबी सूचकांक में जो है सुधार आया है। अब अगला चलिए लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024। तो इसको जारी कौन करता है, अक्टूबर 2024 में वर्ल्ड वाइड लाइफ एंड फंड द्वारा यह जारी किया जाता है। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड WWF इनके द्वारा जो है जारी किया जाने वाला यह रिपोर्ट है। इसके साथ साथ इनके रिपोर्ट जारी करने के लिए जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा जो है जो डाटा इकट्ठा किया है उसी के माध्यम से इनके द्वारा जारी किया है। तो इसमें सहायता जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा किया गया है। तो देखिए चलिए पढ़ते हैं इस रिपोर्ट को। तो WWF की यह रिपोर्ट वन्य जीव आबादी वाइल्ड एनिमल में होने वाली परिवर्तन को दर्शाता है। तो सबसे पहले जो वन्य जीव की आबादी है, वन्य जीवों की जनसंख्या है, उसमें जो परिवर्तन है उसी के लिए जारी किया जाता है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में वन्य प्रजातियों की संख्या में बदलाव को जानने हेतु जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, तो ये लंदन की एक संस्था है जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, इनके द्वारा 5,495 प्रजातियों की लगभग 35,000 केसरुकी जीव पर निगरानी रखा गया है। कब से कब तक, देखिए 1970 से 2020 तक, अर्थात कितने वर्षों तक के रखा गया है, 50 वर्षों तक की निगरानी रख के जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसी के आधार पर यह रिपोर्ट जो है जारी किया गया है। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या शामिल है देख लीजिए। वन्य जीव की आबादी 50 वर्षों में 70 से 20 में वन्य जीव को औसत आकार जो है 73% की गिरावट। तो वन्य जीव की आबादी में 73% गिरावट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। 73% का गिरावट दर्ज किया गया है 50 वर्षों में। अन्य जीवों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट वाले देशों का क्रम देखें तो सर्वाधिक गिरावट कहां कहां देखने को मिला है। लैटिन अमेरिका व कैरिबियन देश में सबसे ज्यादा 95% गिरावट देखा गया है। अफ्रीका में 76% और एशियाई प्रांत में 60% गिरावट देखने को मिला है। ठीक, तो सबसे ज्यादा लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों में 95% गिरावट दर्ज किया गया है वन्य जीव आबादी में। पारिस्थितिक तंत्र में गिरावट, पारिस्थितिक तंत्र में गिरावट में देखें तो पारिस्थितिक तंत्र का अलग अलग जो है स्वरूप रहता है। तो उन स्वरूपों को देखिए, तो जैसे मीठे पानी वाले जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें 95% गिरावट हुआ है। स्थली में 69% का गिरावट हुआ है और समुद्री में 56% का गिरावट हुआ है। इसी को अगर टोटल देखिए गिरावट, वैश्विक गिरावट जो है समग्र रूप से देखें तो 73% का गिरावट हुआ है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 73%। वन्य जीव प्रजातियों को देखें तो कौन कौन से प्रजातियों में, तो भारतीय क्षेत्र में सर्वाधिक गिरावट वाले जीव में मेढक, पक्षी, मधुमक्खी, स्तनधारी एवं मीठे पानी के कछुए शामिल हैं। इन सब जीव में जो है सर्वाधिक गिरावट देखने को मिला है भारतीय क्षेत्र में। भारत के 3 गिद्ध प्रजातियों की आबादी में चिंताजनक गिरावट की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। तो यहाँ बहुत ज्यादा चिंताजनक गिरावट देखा गया है। 3 प्रकार के भारत में जो गिद्ध प्रजाति पाती है उनमें कौन कौन से हैं, पतली चोंच वाले गिद्ध, भारतीय गिद्ध और सफेद पूंछ वाले गिद्ध। इन तीनों प्रकार के गिद्धों में जो है चिंताजनक गिरावट दर्ज किया गया है इस रिपोर्ट के तहत। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि यदि भारत के आहार मॉडल परंपरागत व शाकाहारी को अपनाया गया तो वर्ष 2050 तक विश्व को खाद्यान्न उत्पादन के लिए पृथ्वी का केवल 0.84 भाग ही की जरूरत होगी। तो देखिए ये जो है वन्य जीवों का गिरावट दर्ज किया गया है। इसका एक और कारण क्या है, लोगों का मांस खाना। तो मांस खाने के कारण भी जो है इसमें गिरावट किया गया है, जानवरों को जो है मार के खाया गया है इसके कारण। तो इसीलिए जो है एक सुझाव दिया गया है इस रिपोर्ट में कि भारत की जो आहार मॉडल है जिसमें परंपरागत व शाकाहारी भोजन को अपनाया जाता है, अगर इसको अपनाया जाए तो 2050 तक के जो पृथ्वी का खाद्य उत्पादन के लिए हमें जो भूमि चाहिए वह जो है सिर्फ 0.84 भाग की ही जरूरत पड़ेगा। तो खाद्य उत्पादन के लिए हमें सिर्फ 0.84 भाग में ही उत्पादन कर सकते हैं जो पूरे विश्व को पाल सकते हैं। ठीक, तो यह जो है रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखेंगे। अब चलिए अगला है, ये तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। ये इस वर्ष का जो है 18वां संस्करण था, 18वां
ISFR भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023। तो यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष। तो इससे पहले 2021 में जारी किया गया था, 2019 में जारी किया गया था, अब इस वर्ष जो है 2023 में जारी किया गया है। तो 2 वर्ष में जारी किया जाता है। तो देखिए, रिपोर्ट का प्रकाशन 21 दिसंबर 2024 को किया गया है। तो यह रिपोर्ट 2023 पर आधारित है, जारी किया गया है 2024 में। तो इसका जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा वन अनुसंधान संस्था देहरादून, तो इन्हीं के द्वारा वन अनुसंधान संस्था जो देहरादून में इसका मुख्यालय है, उनके द्वारा यह रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है। देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्था द्वारा भारत के वन क्षेत्र और पर्यावरण स्थिति को लेकर प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। सामान्यतः FSI अर्थात भारतीय वन सर्वेक्षण वन क्षेत्र को 10% से अधिक, तो वन क्षेत्र को यहाँ देखिए, यहाँ जो भी वन क्षेत्र लिखाया जाएगा वो 10% से अधिक वृक्ष घनत्व वाले भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है। तो वन क्षेत्र मतलब 10% से अधिक वृक्ष घनत्व वाली भूमि को वन क्षेत्र कहेंगे। इसलिए ISFR रिपोर्ट में वन क्षेत्रफल में वृक्षारोपण को भी शामिल किया गया है। तो वन क्षेत्रफल के अंतर्गत ही वृक्षारोपण शामिल रहेगा। तो देखिए, इसके डाटा क्या क्या है? कुल वन प्लस वृक्षारोपण, टोटल वन जो है वन प्लस वृक्षारोपण करके यह कितना है? क्षेत्रफल में 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर, 8,27,357 किलोमीटर, जो भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। तो ये डाटा याद रखना है, 25.17%। प्रतिशत को तो याद रखना है, साथ साथ क्षेत्रफल को 8,27,357, 8,27,357, 25.17। ठीक। अब देखिए, वन आवरण के क्षेत्रफल देखेंगे और वृक्ष आवरण का अलग अलग। तो वन आवरण का कितना टोटल है? फॉरेस्ट कवर, तो यह हम छत्तीसगढ़ में जब वन पढ़े थे उसमें हम अच्छे से डिटेल से इसे पढ़े हुए हैं, तो आप एक बार उसे भी देख सकते हैं। तो वन आवरण का क्षेत्रफल देखिए, इसका कुल क्षेत्रफल जो है 715,343, 715,343 याद रखेंगे, 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर है वन क्षेत्रफल। वन आवरण यह जो है 21.76% है। वही वृक्ष आवरण को देखिए, वृक्ष आवरण तो इसका कुल क्षेत्रफल 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर है। तो 112,014 से याद रखेंगे, यह जो है टोटल का 3.41% है। ठीक। तो इन दोनों को टोटल का कितना हो जाएगा? और वृक्ष वन और वृक्ष आवरण का दोनों का क्या हो जाता है? 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर, जो टोटल कितना है? 25.17% है। ठीक। चलिए अब आगे देखिए, तुलनात्मक वृद्धि दर, तो पिछले वर्ष की तुलना में कितना वृद्धि और कहां कहां हुआ है उसे दिया गया है। तो 2021 ISFR की तुलना में इस वर्ष वन वृक्ष क्षेत्र में 1445 स्क्वायर किलोमीटर वृद्धि हुआ है। तो इस वर्ष कितना? 1445 स्क्वायर किलोमीटर वृद्धि हो रहा है। इस वन आवरण में 156 स्क्वायर मीटर, वन आवरण में देखिए, वन आवरण उसमें 156 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि है और वृक्ष आवरण में 1289 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि है। तो टोटल 1445 स्क्वायर किलोमीटर का वृद्धि दर्ज किया गया है। और वृद्धि सर्वाधिक कहाँ दर्ज किया गया है उसे भी देखिए। तो वन व वृक्ष आवरण इन दोनों के क्षेत्र में देखा जाए तो कहाँ सर्वाधिक वृद्धि जो है? छत्तीसगढ़ में। तो हमारा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वृद्धि किया गया है वन और वृक्ष आवरण की तुलना में। इसके तहत याद रखेंगे 684 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि। वही उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान, उड़ीसा तीसरा और राजस्थान चौथा। तो छत्तीसगढ़ का आपको डाटा याद रखना है, इसे हम पहले भी पढ़े हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में। तो छत्तीसगढ़ कितना वृद्धि है? 684 स्क्वायर किलोमीटर वन व वृक्ष आवरण क्षेत्र में। वही वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि मिजोरम का है, दूसरा गुजरात और तीसरा उड़ीसा का है। ठीक। मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा वन आवरण में, टोटल फॉरेस्ट कवर में और टोटल फॉरेस्ट या ट्री कवर में कौन सा है? छत्तीसगढ़, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, चौथा राजस्थान। आगे देखिए, राज्यों में वनों की स्थिति। तो राज्यों में वनों की स्थिति क्या है देखिए। तो भारत के 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 33% से अधिक वन क्षेत्र विद्यमान है। तो जो टोटल वन क्षेत्र है उसमें का 33% जो है कितने राज्यों में है? 19 राज्यों में है। 33% से अधिक जो है 19 राज्यों में है। वही 75% से अधिक वन क्षेत्र जो है सिर्फ 8 राज्यों में है। वे 8 राज्य कौन कौन से हैं भी यहाँ दिया गया है। तो 75% वन, टोटल वन का 75% वन जो है सिर्फ आज 8 राज्यों में फैला हुआ है। तो देख सकते हैं कौन कौन से 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो पूर्वोत्तर के जो है 6 राज्य शामिल हैं। यहाँ असम को छोड़ दिया जाए, बाकी जो 6 राज्य है पूर्वोत्तर राज्य, वो सभी 6 राज्य शामिल हैं। और उसके अलावा कौन सा? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो ये जो है टोटल 8 राज्यों में कितना? 75% वन जो है फैला हुआ है। देखिए, अब यहाँ जो है राज्यों की स्थिति दिया गया है वन आवरण और वन क्षेत्र की दृष्टि से। तो सबसे पहले देखिए वन आवरण के वाले शीर्ष राज्यों में, तो यहाँ क्षेत्रफल के आधार पर दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से वन आवरण वाले शीर्ष राज्य कौन है? सबसे पहला मध्य प्रदेश है,
77,073 स्क्वायर किलोमीटर, 77,073। दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। तो यहाँ जो है रैंक को पूछा जाता है और छत्तीसगढ़ का आप जो है डाटा को भी याद रखेंगे। देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है मध्य प्रदेश पहला, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़। ये पिछला रिपोर्ट भी था, उसमें भी सेम यही रैंक था, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का इस बार जो है वन क्षेत्र बढ़ा है, तो इस बार कितना हो गया है 55,812, 55,812। ठीक, 55,812 जो है वन का क्षेत्रफल है। वन आवरण की दृष्टि से यह है, याद रखेंगे, वन आवरण की दृष्टि से फॉरेस्ट कवर। दूसरा देखिए भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाले राज्यों का क्रम। तो वृक्ष आवरण और वन दोनों को ऐड करके अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश पहले में है, दूसरे अरुणाचल प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, उसके बाद चौथा स्थान जो है छत्तीसगढ़ का आता है। तो इसमें जो है इस वर्ष जो है चौथा रैंक में है कौन सा, छत्तीसगढ़, वन प्लस वृक्षावरण की दृष्टि से चौथे रैंक में है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से वन आवरण का प्रतिशत, पहला लक्षद्वीप है प्रतिशत के आधार पर, लक्षद्वीप में सर्वाधिक, दूसरा मिजोरम, तीसरा अंडमान निकोबार। तो लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान यह जो है प्रतिशत की दृष्टि से वन आवरण का। ठीक, तो इस रिपोर्ट से आपको इतना याद रखना है। उसके अलावा जहां महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ दिया गया है, एक बार आप इसे भी पढ़ सकते हैं। तो ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल का 25.17% भाग अर्थात क्षेत्रफल भी देखें 827,357 स्क्वायर किलोमीटर हरित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हो गया। इस भारत का वन क्षेत्र एवं वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/4 तक पहुंच गया है। तो 25% अर्थात कितना हो गया, 1/4 हुआ 25% जो है। ठीक, देश के वनों के कुल कार्बन स्टॉक, जो कुल कार्बन स्टॉक है वह कितना हो गया है 72.85.5 मिलियन टन। ठीक, भारत में वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में अपने कार्बन सिंक में 2.29 बिलियन टन की वृद्धि की है। तो कार्बन के जो अवशोषित करने की जो क्षमता हो गया है, तो पेड़ों जहां वन ज्यादा रहता है तो उनमें कार्बन अवशोषित करने की क्षमता बढ़ जाता है। तो यही कार्बन स्टॉक इतना बढ़ा है और जो अवशोषित करने की क्षमता 2005 की तुलना में इसका कार्बन सिंक की जो तुलना है वह कितना हो गया है 2.29 बिलियन तक की वृद्धि हुआ है। पेरिस समझौते के लक्ष्य के अनुरूप भारत को राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देने हेतु यह अनिवार्य है कि वह वर्ष 2020 तक के कम से कम 2.5 बिलियन टन का अतिरिक्त कार्बन सिंक निर्मित करे। देखिए 2.5 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक के, जो अभी वर्तमान में 2.39 बिलियन टन की वृद्धि हो चुका है। भारत में कुल मैग्रो वन का आवरण है 4,992 स्क्वायर किलोमीटर, इतना जो है मैग्रो वन है भारत का। भारत की कुल बांस वन का आवरण देखा जाए तो बांस वन जो है 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर में है, 154,670 बांस के लिए। लकड़ी जो वन का बाह्य क्षेत्र होता है कुल वार्षिक संभावित उत्पादन 91.52 मिली घन मीटर होता है। 91.51 मिली घन मीटर होता है लकड़ी का कुल वार्षिक उत्पादन संभावना। ठीक, तो ये जो है रिपोर्ट से आपको ये सभी तथ्यों को याद रखना है। अब अगला चलिए, अगला रिपोर्ट क्या है, एशिया का चौथा जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023। इसका प्रकाशन 23 अप्रैल 2024 को किया गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। इस रिपोर्ट में क्या क्या आंकड़े शामिल है, वर्ष 2023 में एशिया मौसम, जलवायु एवं जल संबंधी खतरों में विश्व का सर्वाधिक आपदा प्रभावित क्षेत्र रहा है। प्राकृतिक आपदा से हुई मौतों में सर्वाधिक बाढ़ के कारण हुई है। तो सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा में बाढ़ के कारण जो है सर्वाधिक मौत हुआ है, जिसमें से बाढ़ के कारण जो है 60% मृत्यु हुआ है। अगस्त 2023 में भारत ने रिकॉर्ड उच्च मासिक तापमान व असाधारण वर्षा की कमी का अनुसरण किया, जिसे एल नीनो से जोड़ा जा रहा है। तो भारत में जो है अगस्त 2023 में भारत में क्या रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, उच्च मासिक तापमान व असाधारण वर्षा। तापमान उच्च हो रहा था और क्या हुआ था, असाधारण वर्षा हुआ था। इसमें जो है कमी का अनुसरण किया गया है। इसका प्रभाव किसके कारण, एल नीनो के प्रभाव से जोड़ा जा रहा है इसके रीजन को। ठीक, तो जलवायु स्थिति रिपोर्ट यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी किया जाता है। अगला देखिए 12वां विश्व प्रवासन रिपोर्ट, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024। यह रिपोर्ट 7 मई 2024 को प्रकाशित किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन शीर्ष धन प्रेषित रिमिटेड प्राप्तकर्ता देश कौन से हैं। विश्व प्रशासन रिपोर्ट अनुसार 2022 की स्थिति में भारत को धन प्रेषित प्राप्तकर्ता का शीर्ष देश घोषित किया गया है। धन प्रेषित अर्थात जो है विदेश से जो है सर्वाधिक धन प्राप्त करने वाला देश में जो है सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है भारत। इस अवधि में भारत को 111 बिलियन डॉलर रिमिटेंस प्राप्त हुआ है। भारत 100 बिलियन डॉलर के आंकड़ों तक पहुंचने वाला विश्व का पहला देश घोषित हो चुका है। तो पहला देश घोषित हो गया है कि इस वर्ष जो है 111 बिलियन डॉलर रिमिटेंस के रूप में भारत आया गया है। तो मतलब इसमें क्या किया जाता है, जो विदेश में कमा रहे हैं भारत के
एक देश के व्यक्ति जो है दूसरे देश में जाके उसे प्रवास कहा जाता है। तो वहां से जो कमा के अपने इनकम का सोर्स से यहाँ कर के रूप में भेजा जाता है भारत सरकार को, वह जो है अमाउंट कितना हो चुका है इस वर्ष, 111 बिलियन डॉलर। तो यह जो है 100 बिलियन डॉलर को पार करने वाला भारत जो है पहला देश बन चुका है। देखिए इसके बाद अगला देखिए, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है। तो अब यह तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन चुका है। इससे पहले यह चौथा था, तो यह अब नया रैंक जारी कर दिया गया है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन चुका है। ब्रिटेन स्थित थिंक टैंक एम्बर, तो एम्बर, तो यह रिपोर्ट जो है एम्बर द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट रिव्यू मई 2024 में जारी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू में सौर ऊर्जा उत्पादन के अग्रणी देशों की स्थिति स्पष्ट की गई है। तो जो है ब्रिटेन का एक संस्था है थिंक टैंक एम्बर, तो थिंक टैंक एम्बर उनके द्वारा जो है रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसके आधार पे जो है वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन 2023 में अग्रणी देशों की सूची जारी किया गया है। उसमें चीन पहले स्थान पे, अमेरिका दूसरे स्थान पे और भारत तीसरे स्थान पे हो गया है, और चौथे स्थान पे चला गया है जापान। तो इससे पहले जो है भारत जो है चौथे स्थान पर जो है अब जो है तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने वर्ष 2023 में 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा उत्पादन किया है। तो इस वर्ष जो है कितना, 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया है। चलिए यहाँ जस्टिस हेमा रिपोर्ट, तो जस्टिस हेमा रिपोर्ट इसका प्रकाशन अगस्त 2024 में हुआ है। यह मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के यौन शोषण मामलों में गठित हेमा समिति द्वारा किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन को अपनी 296 पेज की रिपोर्ट सौंपी गई है। तो यह रिपोर्ट, यह समिति बनाया गया था एक जस्टिस हेमा की अध्यक्षता में। यह जो है सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हेमा अध्यक्ष थी इसके, और इसकी यह उद्देश्य क्या था, मलयालम फिल्म इंडस्ट्रीज में महिलाओं में जो शोषण हो रहा है उस मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई, उसके द्वारा जो है यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है जस्टिस हेमा रिपोर्ट के नाम से, जो 296 पेज का है। और कहाँ के केरल के मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, उन्हें यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है जस्टिस हेमा द्वारा। चलिए अगला देखिए, धार्मिक जनसांख्यिक परिवर्तन। तो इसमें अमेरिका स्थित, तो यह जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक। तो ऐसे जो है धार्मिक मुद्दों से प्रश्न नहीं बनते हैं, तो आप देख सकते हैं। अमेरिका स्थित प्यू रिसर्च द्वारा 167 देशों में धार्मिक की भागीदारी विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्यू रिसर्च सेंटर का यह अध्ययन भारत की धार्मिक संरचना में वर्ष 1951 से 2011 के मध्य होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करता है। भारत के संदर्भ में इस रिपोर्ट को मई 2024 के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किया गया है। भारत के आजाद होने के पश्चात सन 1951 में ही भारत में धार्मिक आधार पर जनसंख्या की गणना किए जाने के मुद्दे परिलक्षित होने लगे थे। भारत में तब हिंदू की संख्या जो है 84.1% थी, मुस्लिम 9.8%, ईसाई 2.3%, सिख 1.9%, बौद्ध 0.7% और जैन जो है 0.5% थे। अलग अलग धार्मिक मान्यताओं एवं परंपराओं के अनुसार उनकी संख्या में समय समय पर परिवर्तन देखा जा रहा है। 1951 से लेकर के 2011 के बीच धार्मिक समूहों के असमान दर में वृद्धि हुई है। तो देखिए 2051 से 2021 तक के में हिंदुओं में जो है जो 30.4 करोड़ जनसंख्या थे वो 96.6 करोड़ हो गया है। मुस्लिम का 3.5 करोड़ था वो 17.2 करोड़ हो गया है, और ईसाई 0.80 करोड़ थे वो 2.8 करोड़ हो गए हैं। सिख बौद्ध जैन में परिवर्तन समय के साथ लगभग स्थिर रहा है पहले तथा अब भी कुल जनसंख्या में इनका योगदान 6% है। तो ये सभी जो सिख बौद्ध और जैन अन्य है उनका जो है अभी तक के 6% ही योगदान है। जनसंख्या में यह परिवर्तन समय के साथ प्रजनन दर में परिवर्तन के कारण दिखाई देने लगी है। भारत में 1950-51 में प्रजनन दर 5.9 थी, जो 1992 से में 3.4 हो गया था। वर्तमान समय में भारतीय महिलाओं में औसत प्रजनन दर जो है 2.2 है, तो 2.2 बच्चे के होने की अपेक्षा है, जबकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में 1.6 है। तो अभी जो है औसत प्रजनन जो है 2.2 है, और यही अमेरिका में देखा जाए तो 1.6 है, ठीक। 2050-51 में ये 5.9 था, और 92 में जो है यह 3.4 था, ठीक। तो 2.2 हो चुका है अब। अगला देखिए, सभी धार्मिक समूहों में 1951 से लेकर 2011 तक महिलाओं के प्रजनन दर में प्रभावी गिरावट देखी गई है। यहाँ डाटा देख सकते हैं। धार्मिक समूहों में मुसलमानों की प्रजनन दर 2.1 है, सबसे अधिक है। उसके बाद हिंदुओं की एवं जैनियों की प्रजनन दर सबसे कम 1.2 है। सामान्य पैटर्न काफी हद तक वैसे ही है जैसे कि यह 1992 में था, जब मुसलमानों की प्रजनन दर सबसे अधिक 4.4 थी, उसके बाद हिंदुओं की 3.3 थी। भारत में धार्मिक समूहों के बीच प्रजनन क्षमताओं में अंतर है, वह जितना हुआ करता था उतना ही तुलना में कम है। जैसे कि हिंदू और मुस्लिम महिलाओं में प्रजनन का अंतर 1992 1.1 थी, वही 2015 में घटकर यह 0.5 हो गई है। तो वही अंतर समान है। सबसे ज्यादा प्रजनन दर मुस्लिमों में देखा जाता है, उसके बाद जो है हिंदुओं में 1.1 था।
ठीक, तो यह जो है डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं। और ये एग्जाम में ऐसे डाटा को जो है पूछा नहीं जाता है, तो यहाँ भी दिया गया है डाटा देख सकते हैं। 2001 से 2011 के समय अंतराल में अरुणाचल प्रदेश में हिंदुओं की जनसंख्या 6% की कमी देखी गई है, पंजाब में 2% की वृद्धि देखी गई है। ठीक, तो हिंदुओं की जनसंख्या में 6% की कमी कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, और पंजाब में 2% की वृद्धि। भारत में 2001 से 11 में समय अंतराल में मुस्लिम समाज में क्रमशः 13.4 से 14.2% की वृद्धि हुई है, जो 4.4% है। तो ये डाटा है, ये धार्मिक मुद्दे का डाटा ज़्यादा एग्जाम में पूछे नहीं जा सकते हैं, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए भारतीय रोजगार रिपोर्ट। तो भारतीय रोजगार रिपोर्ट, तो इसमें भी जो है भारत में बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है, इस कारण जो है यहाँ से भी प्रश्न ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो प्री में तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, परंतु मेंस में जो है एनालिटिक फॉर्म में पूछे जाते हैं प्रश्नों को विवेचना करने के लिए और अपने राय रखने के लिए। तो यह जो है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, परंतु प्री के लिए जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए भारतीय रोजगार रिपोर्ट 29 मार्च 2024 को किनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा और मानव विकास संस्था, इन दो संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत की कार्यशील जनसंख्या, तो ये पूछ सकते हैं भारत की कार्यशील जनसंख्या 2021 में 65% था, जिसका अनुमान लगाया गया है 2036 में, 64% 2021 में था, और 2036 में जो है 65% बढ़ने की अनुमान लगाया गया है। तो जो है 1% बढ़ के 65 हो जाएगा 2036 तक, इस रिपोर्ट में जो है अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2022 में आर्थिक गतिविधियों में शामिल युवाओं का प्रतिशत घटाकर 37% हो गया है। तो जो इसमें आर्थिक गतिविधियों में शामिल युवाओं की जो जनसंख्या है वह जो है घटकर 37% हो गया है वर्तमान में। देखिए यहाँ कुछ और डाटा दिए गए हैं, उन सभी डाटा को देख लेते हैं। तो 2022 के संदर्भ में दिया गया है यह डाटा। कुल बेरोजगार में युवा इसकी हिस्सेदारी जो है 82.9% है कुल बेरोजगारी में। समस्त बेरोजगारों में शिक्षित युवाओं की प्रतिशत देखें तो यह 65.7% युवा जो बेरोजगार है वो शिक्षित युवा हैं। युवा पुरुषों की श्रम बल भागीदारी, तो 61.2% युवा जो है श्रम बल में शामिल हैं। महिलाओं की भागीदारी देखें तो श्रम बल में युवा महिलाओं की 21.7% है। शिक्षित युवा में श्रम बल भागीदारी देखें तो पुरुषों की 62.2% और महिलाओं की 76.7% है। शिक्षित युवा भागीदारी में महिला की सर्वाधिक है 76.7, 62.2% पुरुषों की है। रिपोर्ट का विश्लेषण, भारत में युवा कार्यबल एक जनसांख्यिकी की लाभांश है, परंतु उनके पास कार्य करने का कौशल नहीं है। शहर में ग्रामीण क्षेत्र में श्रम बल भागीदारी में 3 गुना लैंगिक अंतर दिखाई दिया है। भारत में बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है जो मध्यम उच्चतम शिक्षा वाले युवाओं के लिए समय अनुरूप बढ़ रही है। तो यह जो बेरोजगारी जो है बहुत बड़ी समस्या हो गया है, जो समय दर समय बढ़ता ही जा रहा है। तो यह यहाँ गिरावट देखने को मिला है। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे तथ्य से प्रश्न कम ही पूछते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं तो जो मेन तथ्य है यहाँ किनके द्वारा जारी किया गया है, अभी जो है कार्यशील जनसंख्या ये सब कितना है ये पूछा जा सकता है। अगला देखिए ISSAR रिपोर्ट, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट। तो इसरो द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट अप्रैल 2024 में जारी किया गया है। जारी करता है एस सोमनाथ, इसरो के अध्यक्ष थे, अब इनके जगह जो है नए अध्यक्ष बन गए हैं वी नारायणन। तो वी नारायणन जो है नए अध्यक्ष बन चुके हैं इसरो के। भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन, तो इसका फुल फॉर्म देखिए भारतीय स्थिति अंतरिक्ष स्थिति आकलन ISSAR रिपोर्ट का संकलन सिस्टम फॉर सेफ्ट एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट द्वारा किया गया है। तो यह जो है IISOM द्वारा किया गया है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रारंभ से 31 दिसंबर 2023 तक के निजी ऑपरेटर व शिक्षण संस्था के सहयोग से भेजे गए उपग्रह की संख्या 127 हो गया है। तो अभी तक जो है 127 उपग्रह भेजे जा चुके हैं। उपग्रहों की संख्या भारत में का स्थान जो है कितना हो गया, देखिए निम्न कक्षा उपग्रह लो अर्थ ऑर्बिट वाले 22वां हो गया है, और भू स्थितिक उपग्रह में जो है भारत का स्थान जो है 29वां हो गया है उपग्रहों की संख्या में। ठीक, तो ये डाटा आप देख सकते हैं। चलिए अगला है मानव विकास रिपोर्ट। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं, हमेशा नहीं पूछते हैं। तो देखिए 13 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है। पहले संस्था का नाम याद रखेंगे, UNDP द्वारा 193 देशों में जो शामिल किया जाता है। इस रिपोर्ट में 193 देशों को शामिल किया जाता है। ये प्रति वर्ष जारी किया जाने वाला रिपोर्ट है। तो देखिए मानव विकास सूचकांक संकेत में क्या क्या 3 संकेतों को आधार लेकर मानव विकास की औसत उपलब्धि का मापन किया जाता है। तो 3 संकेतों का नाम याद रखना है। सबसे पहले है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, और स्कूली शिक्षा अपेक्षित व वार्षिक वर्ष। तो ये 3 फैक्टर को रखा जाता है, इन्हीं के माध्यम से जो है मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। शिक्षा हेतु अपेक्षित वर्ष में किसी देश के में जन्म लेने वाले बच्चों को अपने जीवन काल के दौरान स्कूली शिक्षा के कुल कितने वर्ष प्राप्त होने की उम्मीद है, इसका आकलन किया जाता है।
ठीक। और दूसरा, स्कूली शिक्षा की औसत वर्ष में 25 वर्ष की आयु तक के एक वयस्क द्वारा स्कूल में बिताए गए वर्षों की संख्या को दर्शाया जाता है। तो ये दो अलग अलग चीज होते हैं, स्कूली शिक्षा अपेक्षित और स्कूली शिक्षा वार्षिक औसत। ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो रिपोर्ट आया है उसमें जो है शीर्ष देश कौन सा है। तो रैंक सबसे पहला स्विट्जरलैंड है, दूसरा नॉर्वे और तीसरा आइसलैंड। तो टॉप को पूछा जाता है, स्विट्जरलैंड जो है टॉप पहले स्थान पे है, दूसरे में नॉर्वे, तीसरा आइसलैंड, चौथे में हांगकांग और पांचवा में डेनमार्क भी है। ठीक। तो इनमें स्कोर भी दिया जाता है, अलग अलग उनके जो प्रदर्शन रहता है उसके हिसाब से स्कोर दिया जाता है। इसका मैक्सिमम स्कोर जो है 1.00 रहता है और न्यूनतम जो है 0। तो 0 से 1 के बीच जो है इसका स्कोर प्रदान किया जाता है। तो देखिए, स्विट्जरलैंड जो है प्रथम स्थान पे है 0.967 स्कोर के साथ। मानव विकास रिपोर्ट्स में सबसे खराब प्रदर्शन सोमालिया का है और सबसे नीचे जो है 193 रैंक जो है सबसे खराब है सोमालिया का। वैश्विक प्रदर्शन में अफ्रीका देश सोमालिया को सबसे निम्न स्थान खराब प्रदर्शन प्राप्त हुआ है। सोमालिया को याद रखेंगे, सबसे खराब सोमालिया, सबसे अच्छा जो है स्विट्जरलैंड का। देखिए, अब भारत की स्थिति देखेंगे इसमें। तो भारत की स्थिति में भारत का स्कोर को भी याद रखना है आपको। देखिए, एसडीआर में भारत की स्थिति है 134वां रैंक। तो पिछले बार जो है 135वां आया था, इस बार जो है 134। तो एक अंक जो है, एक रैंक जो है सुधार हुआ है। तो इस बार जो है भारत की स्थिति 134 है। कुल अंक 0.644। तो इस बार जो है 0.644 है। इसका श्रेणी मध्यम मानव विकास। तो अलग अलग 4 श्रेणी में बांटा जाता है, जिसमें जो है भारत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखा गया है। तो देखिए, निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी और बेहतर उच्च श्रेणी रहता है, जिसमें मध्यम मानव विकास श्रेणी में भारत शामिल है। ठीक। देखिए, यह रिपोर्ट जो है 1990 से जारी किया जा रहा है। 1990 में पहली बार रिपोर्ट जारी किया गया था। इसमें अमर्त्य सेन का महत्वपूर्ण रोल है इस रिपोर्ट तैयार करने में। ठीक। तो 1990 के समय जो भारत का स्कोर था 0.434 था, जो अभी 2023-24 में कितना हो गया, 0.64। तो अभी वर्तमान में जो है इसका स्कोर में जो परिवर्तन हुआ है उसमें वृद्धि 48.4% की मानव विकास रिपोर्ट में वृद्धि देखने को मिला है। देखिए, यहाँ दिया गया है 2021-22 की रिपोर्ट में जो है भारत का स्थान 125वां था। इस वर्ष रैंकिंग में सुधार हुआ है, तो 134 हो गया है इस वर्ष। देखिए, जो 3 आधार थे उनके आधार पे जो है भारत में क्या क्या जो है स्थिति है मानव विकास सूचकांकों के भारत में स्थिति। तो जीवन प्रत्याशा जो है औसत जो है कितना है, 67.7 वर्ष है, इसमें वृद्धि हुई है। स्कूली शिक्षा अपेक्षित वर्ष जो है 12.6 वर्ष है, इसमें भी वृद्धि। स्कूली शिक्षा औसत वर्ष 6.57 वर्ष है, इसमें भी वृद्धि हुआ है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 5.75 लाख हो गया है, इसमें भी वृद्धि दर्ज किया गया है। तो सभी में वृद्धि दर्ज किया गया है। तो आप देख सकते हैं जीवन प्रत्याशा को पूछा जा सकता है और प्रति व्यक्ति आय को भी। ठीक। तो 67.7 और 5.75 लाख याद रखना है। तो देखिए, यहाँ कुछ और डाटा दिए गए हैं। 2022 में भारत का रैंकिंग असमानता सूचकांक। तो लैंगिक असमानता, तो यह जो है लैंगिक असमानता से पूछा जाता है। इसमें जो है 0.437 के साथ 14 पायदान सुधार हुआ है। तो 166 देशों में भारत 108वें स्थान पे है। तो लैंगिक असमानता में जो है, लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान 108वां है। तो 108वां स्थान है लैंगिक असमानता सूचकांक में। तो यह भी जो है यूएनडीपी द्वारा ही जारी किया जाने वाला सूचकांक है, लैंगिक असमानता सूचकांक। अब यहाँ देखिए, वन लाइनर फैक्ट की तरह यहाँ दिया गया है सूचकांक, जो अन्य सूचकांक है उन्हें उसका रैंक याद रखना है आपको। किसके द्वारा जारी किया जाता है, टॉप में कौन सा देश है। तो इन 4 श्रेणी के आधार पर इंडेक्स कौन सा है, इंडिया का रैंक क्या है, टॉप रैंक कौन सा है और कौन से एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है। 18वां वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, यह इसमें भारत का स्थान 129वां है और इसमें पहला स्थान है आइसलैंड का। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। 22वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता, तो यह वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स। इसमें भारत का स्थान देखिए 159वां स्थान है, 159। पिछले बार जो है 161 स्थान था। ठीक, 161 था, अब इस बार है 159 हुआ है। नॉर्वे प्रथम स्थान पे है। फ्रांस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, फ्रांस का एक संगठन है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, उनके द्वारा जारी किया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट में 39वां स्थान पे है, 39वां। अमेरिका प्रथम स्थान पे है, यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, तो इसमें जो है 126वां वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें फिनलैंड जो है प्रथम स्थान पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 126 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। UNSTSN संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसमें भारत का रैंक है 126, प्रथम स्थान में फिनलैंड। अगला देखिए वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स, तो फर्स्ट पहली बार जारी किया गया है वर्ल्ड क्राइम साइबर क्राइम इंडेक्स, जिसमें भारत जो है 10वें स्थान पे है। तो यहाँ क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए 10वें स्थान पर आए हैं। तो देखिए रूस, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में विश्व के साइबर विशेषज्ञों द्वारा जारी किया गया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में रूस पहले स्थान पे है साइबर क्राइम के मामले में, और भारत जो है 10वें स्थान पे है।
वैश्विक भुखमरी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें जो है भारत का स्थान 5वां, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत 5वें स्थान पे है, भूख स्तर पर गंभीर श्रेणी में है, तो गंभीर श्रेणी वाले स्तर में रखा गया है भारत को वैश्विक भुखमरी सूचकांक में, 105वां स्थान। कुल 22 देश जो है प्रथम स्थान पर रहे हैं। आईरेस के एनजीओ कर्सन वर्ल्ड वाइड एंड जर्मनी के वेल्ट हंगर हिल्ट द्वारा यह जारी किया जाता है। आइरस का एक एनजीओ है कर्सन वर्ल्ड वाइड, और जर्मनी का एक वेल्ट हंगर हिट, इन दोनों संस्था द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब अगला देखिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 93 है, डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया था। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 93 स्थान पे है। अगला देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 39वें स्थान पे है, स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पे है, यह वैश्विक बौद्ध संपदा द्वारा जारी किया जाता है, WIPO द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान, भारत 39वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संपदा सूचकांक 42वें स्थान पे है, यह अमेरिका प्रथम स्थान पे, इसे यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है, यूएस के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा। अमेरिका प्रथम स्थान पे है, और 42वें स्थान पे है भारत। यह अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक। ठीक, तो यह जो है महत्वपूर्ण सूचकांक हो गए। अब इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम जो है यूनियन बजट दिया गया है और इसके आगे के जो टॉपिक हैं उन्हें कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले कोई वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में भी इसके सभी PDF